गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म में। आशा है, उम्मीद है, विश्वास है आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में वैकेंसियों की भरमार है। एसएससी ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर चुका है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ बातें हमें पता चली है जिससे एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ज्यादा है। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज से मैं आपके साथ मिलकर के एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स में हम सबसे पहले एडवांस मैथ्स से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका सबसे प्यारा टॉपिक आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जियोमेट्री। यदि हम बात करें जियोमेट्री के बारे में तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम का यह प्री टॉपिक है, जिसके रिगार्डिंग कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किए जाते हैं। यदि हम मेंस लेवल की बात करें तो इसमें 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किए जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम हल्के में नहीं ले सकते। कुछ लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता होगा और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, तो मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सभी लोग हेडिंग डालेंगे जियोमेट्री। दोस्तों, यदि हम जियोमेट्री की बात करें तो जियोमेट्री 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला आपको जो वर्ड दिख रहा है जियो, दूसरा दिख रहा है मेट्रिक। जियो की बात करें, जियो का मतलब होता है अर्थ, मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ गणित की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी में उपस्थित समस्त ऑब्जेक्ट की शेप क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी पोजीशन ऑफ एंगल क्या है और डायमेंशन के बारे में 1 बाय 1 करके हम क्या करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यदि हम बात करें फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड नाम के साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने जियोमेट्री के बारे में हमको बेसिक नॉलेज से लेकर के एडवांस नॉलेज के बारे में हमको अवगत करवाया था। तो दोस्तों, हम समझते हैं जियोमेट्री को हम सबसे पहले 2 कैटेगरी में बांटते हैं। इसकी 2 सब साइड्स होती है। पहला होता है 2D और दूसरी बात करें अपन वो होता है 3D। इसका मतलब है 2 डायमेंशन व्यू और इसका मतलब है 3 डायमेंशन व्यू। यदि हम बात करें 2D डायमेंशन की तो इसके अंतर्गत हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और 3D व्यू के बारे में अपन डिस्कस करें तो इसके अंतर्गत हम क्यूब, क्यूबाइड जिसको बोला जाता है घन, घनाभ और शंकु के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जियोमेट्री को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है आपके सामने वो है पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं बिंदु। बिंदु होती क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी छोटी सी छोटी आकृति जिसकी ना तो कोई भी लेंथ होती है, ना ही कोई विड्थ होती है और ना ही कोई भी उसकी हाइट होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। पॉइंट मतलब ऐसी आकृति, ऐसा फिगर जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही उसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। मतलब देखिए, छोटा से छोटा सर्कल जिसका ना तो कोई भी एरिया है और ना ही क्या है उसकी रेडियस है, वही हमारी क्या कहलाती है? पॉइंट। इसको हम 0 डायमेंशन फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? 0 डायमेंशन फिगर। ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ चुका है कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है? 0 डायमेंशन आकृति होती है। अब मैं बात करूंगा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमको एसएससी की एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि एक आपके सामने क्या है? पॉइंट है, तो किसी भी एक पॉइंट से होकर के अनंत रेखाएं खींची जाती है। जैसे कि मैंने एक पॉइंट से देखिए बहुत सारी रेखाएं खींचती हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि किसी भी बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं पास होती हैं। यदि मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं इसके रिगार्डिंग, तो यदि किसी प्लेन पर कोई 2 बिंदु रखे हुए हैं तो इससे केवल और केवल एक सीधी रेखा ही खींची जाती है। इससे केवल और केवल क्या खींची जाती है? एक सीधी रेखा। तीसरा कॉन्सेप्ट यदि इसके रिगार्डिंग समझने की कोशिश करें तो ये होता है कि जब भी किसी भी प्लेन पर कोई 3 बिंदु रखे हुए हैं और इससे सपोज कोई एक रेखा पास की जाती है, तो ये जो रेखा होती है हमारी, ये हमारी संरेख रेखा कहलाती है। और ये जिस बिंदु से होकर के पास होती है, ये हमारे संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु। इसी के रिगार्डिंग यदि मैं चौथा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करूं कि यदि किसी प्लेन पर कोई 3 बिंदु
आपस में सीधी रेखा पर ना होकर के यदि अलग अलग हो और इससे मैं कोई एक लाइन पास करूं तो ये जो हमारी जो रेखा कहलाती है ये हमारी असंरेख रेखा कहलाती है। और यहाँ पे जो हमको जो बिंदु दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। ठीक है दोस्तों, यदि पॉइंट से रिलेटेड मैं पांचवें कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि किन्हीं भी तीन बिंदुओं से मिलकर के केवल और केवल एक सर्कल का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया कि किन्हीं भी तीन बिंदुओं से मिलकर के केवल और केवल एक सर्कल का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपने यहाँ तक समझा होगा कि मैंने आपको बताया बिंदु के बारे में और बिंदु से रिलेटेड जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे समझाया। तो उम्मीद है मुझे कि आपने इतना पॉइंट समझ आया होगा। दोस्तों एक आप प्यारी सी कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ इसको प्रॉपर रूप से नोट्स करते जाइए। आपको मैं डेली एक वीडियो रोज प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आप ऐसे कॉन्सेप्ट को समझ सके जो कि बुक में भी दिए नहीं है और आसानी से मिल नहीं पाते, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं पॉइंट के बाद। यदि हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो अगला जो इसका कॉन्सेप्ट आता है वो है मेरा पॉइंट, सॉरी दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है हमारा लाइन। लाइन का मतलब रेखा, अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं है। ठीक है, रेखा की परिभाषा क्या होती है? इट इज द सेट ऑफ पॉइंट। जब बहुत सारे पॉइंट आपस में मिल जाते हैं तो उससे मिलकर के एक हमारी लाइन का निर्माण होता है। मैंने क्या बोला? इट इज द सेट ऑफ पॉइंट। जब बहुत सारे बिंदु आपस में मिल जाते हैं तो इनसे हम एक लाइन का निर्माण करते हैं। सपोज इसको मैंने मान लिया ए और इसको मैंने मान लिया बी। रेखा की एक खास बात ये होती है, इसका ना तो हमको प्रारंभिक पॉइंट पता होता है और ना ही हमको एंड पॉइंट पता होता है। तो जिसकी प्रारंभिक भी नहीं पता हो और अंतिम भी नहीं पता हो वे हमारी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। इसको हम ए बी के ऊपर इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगी? अपनी रेखा, सेट ऑफ पॉइंट्स। इसके बाद मैंने क्या किया? इस रेखा के साथ मैंने अत्याचार कर दिया और इसके जो एंड पॉइंट था और प्रारंभिक पॉइंट था इन दोनों को मैंने काट दिया और यहां से फिक्स पोजीशन लगा दी। तो आप देख रहे होंगे कि इसका फर्स्ट पॉइंट भी पता है मेरे को और इसका एंड पॉइंट भी पता है। तो जब भी किसी भी रेखा का फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पता हो तो ये हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे डियर? लाइन सेगमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड की परिभाषा ये हुई कि जिसका प्रारंभिक बिंदु भी पता हो और अंतिम बिंदु भी पता हो, ये हमारी क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड। चलिए ये कौन सी बात हुई अपनी? तीसरी बात। यदि मैं बात करूं चौथा पॉइंट के बारे में तो ये आता है अपना रे, RAY। रे का मतलब क्या होता है? किरण। ठीक है, सर्वोत्तम वाली किरण नहीं है। ठीक है, चलिए किरण का मतलब क्या होता है कि जिसका हमको प्रारंभिक पॉइंट तो पता हो लेकिन उसका मुझे एंड पॉइंट नहीं पता है। मतलब ये तो पता है मुझे कहां से निकल रही है लेकिन कहां तक के जा रही है उसके बारे में हमको पता नहीं रहता, वो हमारी क्या कहलाती है? किरण। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए दोस्तों, आपने यहां तक समझने की कोशिश की होगी। तो ये जो मैंने आपके सामने लाइन लिखा तो ये क्या कहलाता है? अपना वन डायमेंशन व्यू कहलाता है, जबकि हमने पॉइंट की बात की थी वो जीरो डायमेंशन व्यू कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इन सभी चीजों के बाद हम आगे समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आता है अपना अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम प्यार से बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, देखिएगा यहाँ फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं पैरेलल लाइन, जिसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं इसको? समांतर रेखाएं। तो दोस्तों समझिएगा, अभी तक की इससे पहले हमने जो भी समझा वो पेपर में तो पूछे नहीं जाते लेकिन उसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एग्जाम में इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृपया इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। नाम से स्पष्ट है पैरेलल, मतलब क्या हुआ? समांतर।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक लाइन खींचा, सपोज इसको मैंने क्या बोल दिया ए और इसको मैंने क्या बोल दिया बी। इसी के पैरेलल मैंने यहाँ से एक रेखा खींचा और जिसको मैंने नाम दे दिया सी और डी। तो दोस्तों आपको एक समझ आ रहा होगा कि दो जो पैरेलल लाइन होती है ए बी और सी डी, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दूसरा, और इनकी जो लेंथ होती है हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। आप देख रहे होंगे ए बी और सी डी की लेंथ क्या है, इक्वल है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, समान। यदि 5 सेंटीमीटर तो कितने सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर। देखिए ए बी और सी डी, इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी समांतर है सी डी के। यदि इसको हम समझने की कोशिश करें तो ए बी और सी डी दो युगल प्रेमी हैं जो कि कभी भी इनके बीच में मोहब्बत तो है लेकिन ये कभी भी एक दूसरे से मिलन नहीं कर पाते। भगवान भी चाहे तो इनके आपस में मिलन नहीं कर पाता। तो ये हमारी क्या कहलाती है, मतलब दुनिया के सबसे अभागे कपल्स है जो कि कभी आपस में मिलते नहीं, ए बी और सी डी। मतलब इससे क्या समझ आ रहा है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अब दोनों के बीच में तो मोहब्बत ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है कि जब प्रेम बढ़ जाता है तो कोई ना कोई भगवान एक ऐसा फरिश्ता भेज देता है जिसके कारण वे आपस में क्या हो जाते हैं, कोरिलेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उसी के बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि चलिए इसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके सामने दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को ए बी सी डी, इन दोनों को मिलाने के लिए एक यहां से मैंने क्या खींच दी, लाइन खींच दी। तो ये लाइन जो दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रही है, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया पी और इसको नाम दे दिया मैंने क्यू। तो ये जो दो पैरेलल लाइन को समांतर रेखाओं को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही है, ये हमारी पी क्यू ट्रांसवर्स लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स लाइन, जिसको हिंदी में बोला जाता है तिर्यक रेखा। क्या बोला जाता है इसको, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो कि आपस में दोनों युगल को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो तिर्यक रेखा है खींची गई, तो यहाँ पे आपको कुछ कोण बनते हुए नजर आ रहे होंगे, जैसे सपोज 1 2 एंगल 3 एंगल 4। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। जब मैंने दो पैरेलल लाइन के बीच से एक तिर्यक रेखा खींचा तो यहाँ पे दो लाइनों के बीच में ऊपर पे 4 और नीचे पे 4 कितने एंगल प्रतीत हो रहे हैं, 8 एंगल। इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है सबसे पहले, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जिसको हिंदी में बोला जाता है संगत कोण। क्या बोला जाता है, संगत कोण। पूरे जियोमेट्री के इतिहास में एक ऐसा एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है जिसको सिर्फ थ्योरी के आधार पर याद कर लिया जाता है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होती है, ये आपको दिख रहा होगा ए बी लाइन पे एंगल ए, एंगल 1, इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, एंगल 5 के। उसी प्रकार से जो एंगल 4 दिख रहा है वो किसके इक्वल होगा, हमेशा एंगल 8 के। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। उसी प्रकार से मैं इस साइड देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो एंगल 2 किसके इक्वल दिख रहा है आपको, एंगल 6 के। उसी प्रकार से जब ये इक्वल है तो एंगल 3 भी किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि पूरी जियोमेट्री के अंदर एक ही ऐसा संगत कोण है जिसको प्रूव करके नहीं बताया गया है, डायरेक्ट इसको हमको याद करना पड़ेगा। ये इसलिए इक्वल होते हैं, यदि मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा रख दूं तो ये लाइन तिरछी हो जाएगी और एक प्रॉपर रूप से समांतर रेखा नहीं बना पाएगी। इसलिए हम इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, संगत कोण। उसके बाद हम बात करते हैं तो आता है अपना एकांतर कोण। इसके बारे में बात करेंगे अपन इसको, एकांतर कोण। एकांतर कोण को बोला जाता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। चलिए एकांतर कोण की बात करते हैं तो एकांतर कोण की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो एकांतर कोण का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फिगर में, एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 5 के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो
1 की वैल्यू किसकी इक्वल है 3 के, तो मैं यहाँ 1 की जगह कितना पुट कर सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा एंगल 3 इक्वल टू किसके एंगल 5 के, ये दिख रहा है एंगल 3 किसके इक्वल दिख रहा है मुझे एंगल 5 के। तो ये जो जीजेड वाली जो लाइन दिख रही है जेड वाली, यही हमारे क्या कहलाते हैं एकांतर कोण। उसी प्रकार से अपन को मालूम है कि एंगल 4 इज इक्वल टू किसके होता है मेरे एंगल 8 के। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एंगल 4 किसके इक्वल है एंगल 8 के। तो यदि मैं सपोज समझूं, आप यहाँ पे 8 को देखिए, 8 को देखने की कोशिश करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है इसके 6। तो मैं यहाँ पे 8 को हटा करके डायरेक्ट कितना पुट कर सकता हूँ यहाँ पे 6। तो अपन को पता चल गया कि ये जो आपको इधर से जो एंगल दिख रहा है जेड वाला एंगल 4 एंगल 6, तो यही हमारे क्या कहलाते हैं एकांतर कोण। गॉट इट। चलिए इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, आपको मैं यहाँ पे ऊपर लिख के बताता हूँ कि आपके सामने एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, क्या होते हैं इसके इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है अंतः कोण। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। कैसे होता है समझिएगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एंगल 4 और एंगल 5, ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 इन दोनों का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। और इस साइड आप देखने की कोशिश करेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है अपना 180 डिग्री। ये होता कैसे माय डियर, मैं आपको समझाता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे कि एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 कैसे एक सीधी रेखा पर है, और जब भी कोई भी एक सीधी रेखा गुजरती है तो कितने डिग्री का कोण अर्पित करती है 180 डिग्री का कोण अर्पित करती है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ये जो एंगल है एंगल 4, देखिए एंगल 4 और एंगल 5, तो अपन को मालूम है कि एंगल 1 की वैल्यू किसकी इक्वल थी 5 के इक्वल थी। तो यहाँ से भी एक अपना त्रिकोण कोण बनेगा और इसकी वैल्यू जो होगी अपनी कितने डिग्री के बराबर होगी 180 डिग्री के इक्वल होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि मैंने बोला कि दुनिया के अभागे ऐसे कपल थे जिनको जोड़ने के लिए एक प्यारी सी लाइन एक PQ, दोनों के बीच में इन्होंने संबंध बताया और आपस में यहाँ पे 8 प्रकार के कोण अर्पित हुए, जिसको हमने 3 सब कैटेगरी में बांटा। सबसे पहले तो मेरा क्रॉसपेंडिंग एंगल। क्रॉसपेंडिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। संगत कोण एक ऐसा थ्योरम है जिसको प्रूफ करके नहीं बताया जा सकता, इसको अपन को रटना पड़ेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। उसी प्रकार से मैं बात की आपको एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब क्या होता है हिंदी में अल्टरनेट एंगल। क्या बोला जाता है इसको अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब क्या होता है कि आपको जेड वाली लाइन मिल गई 3 और 5, एंगल 3 हमेशा किसके इक्वल होगा एंगल 5 के, और ये जो एंगल दिख रहा है आपको 4 ये हमेशा किसके होगा एंगल 6 के। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया आइडिया कि इंटीरियर एंगल अंतः कोण, इसका जो सम होता है हमेशा ऑलवेज कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये जो आपको दिख रहे हैं ये इसकी वैल्यू होगी 180। उसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 6 की वैल्यू कितनी होगी 180। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा है विश्वास है कि आप लोगों ने इन चीजों को ध्यानपूर्वक समझा होगा। तो दोस्तों आज की सेवा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे ही जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के दोस्तों अपने नोट्स बना करके प्रिपेयर रहे। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, राधे।